नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित A to Z जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं और साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस को याद भी करने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी एग्जाम में आप चाहे SSC की एग्जाम देते हो भाई, चाहे रेलवे का एग्जाम देते हो, चाहे आप UPSC का ही एग्जाम क्यों ना देते हो, हर जगह जो है आपका क्या राष्ट्रपति साहब से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के कई सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल दो, आपको समझ में आएगा। अगर आपसे बहुत इजी वे में पूछता है तो राष्ट्रपति से संबंधित डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेते हैं। अगर इनसे थोड़ा डीप पूछना चाहे तो इनकी जो पावर है, पावर भी इनके पास कई प्रकार के होते हैं। संविधायी शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है, कार्यकारी शक्ति होती है ना। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के बाद ये सब झंझट खत्म, समाप्त, टाटा बाय बाय। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहले हम अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे, इसी के बेसिस पे मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये 3 प्रमुख अंग होते हैं सरकार के। VVI करके रखेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम में सीधे ये लाइन उठ के आ जाती है। इनके अलावा कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो पृथक्करण किया गया है, ये DPSP के अंतर्गत किया गया है। DPSP राज्य के निदेशक तत्व है ना, निदेशक तत्व के अंतर आर्टिकल 50 के अंतर्गत जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण या अलगाव किया गया है ना। इनके अलावा कार्यपालिका के अभिन्न अंग कौन कौन होते हैं, यहाँ पे पहले समझेंगे। तो सबसे बड़े पदाधिकारी या देश के प्रथम नागरिक कहिए, है ना, तो ये है भैया राष्ट्रपति साहब। फिर आते हैं उपराष्ट्रपति साहब, फिर आते हैं प्रधानमंत्री साहब, फिर उनके मंत्रिमंडल और महान्यवादी। ये सब किनके अभिन्न अंग है, तो ये सब जो है कार्यपालिका के अभिन्न अंग होंगे, है ना। जो भी सर्वोच्च न्यायालय या फिर जो भी जजेस वगैरह हैं वो कहाँ के अभिन्न अंग होंगे, तो न्यायपालिका के अभिन्न अंग होंगे। तो ऐसे तो आप समझ ही रहे छोटे मोटे चीज, लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान देने योग्य है कि कार्यपालिका में महान्यवादी भी शामिल है। ठीक है मेरे भाई। महान्यवादी कौन होते हैं आप सभी जानते हैं, भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी या विधिक अधिकारी होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो आर्टिकल 76 के अनुसार जो है आपका प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। और प्रेसिडेंट साहब के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब है जब तक मन मिल रहा है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक पद पे रह सकते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अब आते हैं थोड़ा सा अपनी कंटेंट के बारे में मैं आपको बता दूं। वैसे आपने अभी तक सुना ही होगा, इतना ज़्यादा तो पॉपुलर हो ही गया है अब ये। देखिए, हमारा एक ई बुक है जिसका नाम है पैरासीटामोल 500, जो SSC के एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। एक बाण लगे चित्त। ठीक है भाई। 447 पेज में है, आप लोग ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। और SSC के लिए 30 सीरीज भी चलाई जा रही थी, जिसमें 29 क्लास हो गए हैं, ये भी आप बाय कर सकते हैं। बिहार SSC की एग्जाम सुन रहे हैं, इसी महीना होने वाली है, तो आप बिहार SSC का कंटेंट ले सकते हैं। इसके अलावा रेलवे RPF के लिए चल रहा है अभी, ये भी आप ले सकते हैं। तो इतने सारी हमारी कंटेंट है, आप लोग ले सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। लिंक क्लिक करेंगे फिर भी आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करके हमने कुछ लिखा है, ये कोई हवाबाजी नहीं है। आपने रिजल्ट भी देखा होगा बहुत सारे, और बच्चे का रिव्यू भी देखा होगा, है ना। 80% से एबव तो हमेशा। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। अभी तक जो मैंने बताया 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन, ये सब था एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ताकि ये समझने में आपको मदद करेगी। अब राष्ट्रपति साहब को समझते हैं। भारत कैसा गणराज्य है भाई, तो लोकतांत्रिक गणराज्य है। अच्छा, लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है पहचान, पहला उदाहरण आप क्या दोगे, तो हमारे यहाँ जो है राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, न कि वंशानुगत है ना। वंशानुगत वाला एक एग्जाम्पल देंगे सर, है ना। ब्रिटेन में जो है ना वंशानुगत चलता है, वहाँ के राजा रानी जो है वंशानुगत है, यानी एक ही फैमिली के बार बार बनते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप भी बन सकते हो, यानी यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ये सबसे अच्छा परिभाषा है हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य का। रेलवे ऐसे ऐसे क्वेश्चन खोजते रहते हैं, है ना, ध्यान से सुनिएगा। इनके अलावा जो राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया है, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। देखिए, चुनावी प्रक्रिया आयरलैंड से तो लिया ही गया है, साथ ही संविधान में DPSP भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है आपका राज्यसभा के अंदर, यह भी प्रावधान कहाँ से, आयरलैंड से ही लिया गया है। तो ये दोनों तीनों बात आयरलैंड को रिलेट करके याद रख लेंगे, है ना। इनके अलावा राष्ट्रपति को पद
की जो हटाने की प्रक्रिया है अर्थात महाभियोग, यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण करी गई है ना। भारत में अब तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू की गई है। जैसे इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लगा है, तो आप कहते हो लड्डू बार, 0 बार, एको बार नहीं। उसी प्रकार से भारत में महाभियोग किसी भी राष्ट्रपति साहब पे आज तक नहीं चलाया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो ये महाभियोग है ये कैसी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया, है ना। ये तो आपका क्या आंसर होगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या है भाई, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है, महाभियोग किस प्रक्रिया में आती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में आती है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा राष्ट्रपति जो है ये केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, लेकिन कोष्ट में देख लीजिए नाम मात्र का होते हैं। क्या है भैया, नाम मात्र का होता है। जो कार्यपालिका का जो पावर है, जो शक्ति है, उसका प्रयोग, उसका यूटिलाइज किसके माध्यम से इंडिया में होते हैं, तो पीएम के माध्यम से होते हैं। अर्थात इंडिया में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान अगर कहेगा या फिर वास्तविक उपभोग कौन करते हैं इन शक्तियों का, इन पावर का, तो आप कहेंगे पीएम आंसर होता है, प्रधानमंत्री आंसर होता है। लेकिन अगर सीधे सीधे आपसे पूछता है कि मतलब केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते भाई, राष्ट्रपति होते हैं। हम चलते हैं आगे। अगला है हमारा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं। कान खोल के सुनिएगा बंधु। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों में जो विधान सभा होते हैं, चूंकि राज्यों के विधायिका में विधान परिषद भी आते हैं, जो हर जगह तो नहीं लेकिन है 6 स्टेट में, है ना, लेकिन खाली विधानसभा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूटी है, वहाँ पे अगर विधानसभा की फैसिलिटी अवेलेबल है तो इन सभी सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे ना, वही भाग लेंगे। इसमें कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि क्या अब लोकसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है, तो आपका आंसर आएगा नो, नेवर। मतलब होता था, अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है जो एंग्लो इंडियन वाली नियुक्ति की प्रथा थी उसे तो हमने समाप्त करवा दिया है आर्टिकल 104 माफ कीजिएगा संविधान संशोधन 104 के अनुसार। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। तो चूंकि लोकसभा में अब मनोनयन होता ही नहीं है, लेकिन जो पहले की फॉर्मेट है उसी में अपने को याद करना है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभा है अर्थात दिल्ली और पुदुचेरी में है, तो वहां के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाती है तो वह विवाद की निपटारा की मामला किस न्यायालय में भेजे जाएंगे, तो एकमात्र अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही जाएगा। इससे नीचे अगर किसी उच्च न्यायालय में चला गया, हाई कोर्ट में चला गया, तो क्या हो जाएगा, है ना, गरिमा की ह्रास होती है कि भाई देश के प्रथम नागरिक है और उनका सुनवाई जो है बिहार के हाईकोर्ट में हो रहा है या फिर पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट में हो रहा है या एमपी के हाईकोर्ट में हो रहा है, तो ये कुछ जचा नहीं सर। इसीलिए जो देश के सर्वोच्च कोर्ट है वहीं पे इनका सुनवाई होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं कि ओनली सर्वोच्च न्यायालय में। सिर्फ राष्ट्रपति से ही नहीं, अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित भी कोई मामला गड़बड़ाता है चुनाव को लेकर के, तो आपका जो फैसला लिया जाएगा वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही लिया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है। जैसे अभी आपने देखा कि भाई राष्ट्रपति को जो सिलेक्ट करने के लिए यानी चुनाव होने के लिए जो सदस्य भाग ले रहे थे, तो उसमें एक बाध्यता था कि भाई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। अब जो महाभियोग है, जो हटाने की प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 61 में आती है, ठीक है, तो ये जो है संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, चाहे तो राज्यसभा हो चाहे तो लोकसभा हो। नोट कीजिएगा, किसी राज्य के विधानसभा में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की जाती है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु अगर आप उम्मीदवार बनने चाहते हैं तो कम से कम प्रस्तावक कितने होने चाहिए, 50, और अनुमोदक कितने होने चाहिए, 50। तो दोनों केस में आपका 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 1000 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके अलावा राष्ट्रपति के उम्मीदवार यदि कुल मत का कितना % अभी हिस्सा नहीं प्राप्त कर पाता है तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो अगर कुल मत मान लीजिए कि 600 मत पड़ा है, अगर 100 मत नहीं मिला है तो इनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।
यानी कहने का मतलब 1/6 मत जो है जमानत राशि बचाने के लिए कम से कम प्राप्त करना होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जमानत राशि जो है किस बैंक में जमा होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल में? तो कहेंगे भैया ओनली RBI में, ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर राष्ट्रपति के चुनावी संबंधित जमानत राशि जमा की जाती है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भैया? राजेंद्र प्रसाद साहब। विपक्ष में कौन खड़े रहे थे राजेंद्र प्रसाद साहब के जब पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी में खड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद और KT शाह साहब। ठीक है, तो KT शाह साहब का जो है यहाँ पे लॉस हुआ था और राजेंद्र प्रसाद साहब जो है विजयी हुए थे। राजेंद्र प्रसाद साहब एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए अब तक रहे हैं, अन्यथा कोई भी राष्ट्रपति जो है 2 कार्यकाल के लिए राजेंद्र प्रसाद के बाद नहीं बन पाए हैं। इनके अलावा भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? BB गिरी। टेम्पोररी वाला कि भाई आप परमानेंट नहीं है, जब तक ये उलझने हैं तब तक आप काम कीजिए, तो BB गिरी जो आगे चलकर देश के चौथा राष्ट्रपति बने पूर्वकालिक जाकिर हुसैन साहब के बाद। ठीक है मेरे भाई, पहला कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे कौन हो गए व्यक्तिगत रूप से? S राधाकृष्णन साहब। तीसरे कौन हो गए? जाकिर हुसैन साहब जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हुए। और चौथे कौन हो गए? फिर से BB गिरी साहब। ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? BB गिरी साहब, माफ कीजिएगा जाकिर हुसैन साहब। और जाकिर हुसैन साहब जो है तीसरे राष्ट्रपति के साथ साथ पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति हुए। पद पर रहते हुए मतलब डाई इन हार्नेस आपने पढ़ा होगा SSC अंग्रेजी वाले विषय में, है ना? तो इनका मतलब होता है कि ऑफिस ज्वाइन के समय ही मर जाना, अर्थात कोई कार्य पे तैनात रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करना। तो जाकिर हुसैन साहब जो है पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, है ना? इनके अलावा निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी साहब। कौन है भैया? नीलम संजीव रेड्डी साहब। इनके विपक्ष में कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था, अर्थात यह सर्वसम्मति से चुने गए थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अभी जो राष्ट्रपति हैं ये देश के द्रौपदी मुर्मू मैडम हैं और देश के 14वें राष्ट्रपति हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे। इनके अलावा क्या बता दिया था, कुछ राष्ट्रपति से संबंधित बता दिया सब कुछ। इसके अलावा यहाँ पे कुछ गलती बताए थे क्या? हाँ, जो उपराष्ट्रपति है ना, वाइस प्रेसिडेंट, ये हैं देश के 14वें नंबर का, थोड़ा सा मुझे माफ़ी दीजिएगा। और जो प्रेसिडेंट साहब है ना, ये देश के 15वें नंबर के हैं वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू। और जगदीप धनखड़ साहब 14वें क्रमांक के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू साहब के बाद। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है। राष्ट्रपति 15वें हैं और उपराष्ट्रपति 14वें। राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद एवं विषय देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या है, जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन यहीं से आता है आपका। सबसे पहले मैंने पकानी कोका दियो दसम, जो आपका 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल को कवर करता है सीधे, है ना? पकानी कोका पकानी कोका दियो दसम, पकानी कोका दियो दसम, आज से 3 साल पहले भी बता रखे हैं ये। देखिए, प से होता है भारत में राष्ट्रपति का पद, अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति है, आर्टिकल 52 कहता है। यह आर्टिकल आपका 52 से लेकर 61 तक के बीच को रिलेट करेगा, आपके सामने है, तुरंत दिख जाएगा। 53 में है संघ के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, यानी कार्यपालिका का प्रधान, प का हो गया। ठीक है, इनके अलावा नी है राष्ट्रपति का चुनाव अर्थात निर्वाचन। इसके अलावा को है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, है ना? इनके अलावा का मतलब है राष्ट्रपति का कार्यकाल, है ना, 5 वर्ष। इनके अलावा पुनः चुनाव के लिए अहर्ता, दोबारा, है ना, दोबारा, है ना? तो यहाँ पे दू है ना, दोबारा, है ना, दुयो में दू है ना, दोबारा का है। इनके अलावा राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, यो मतलब योग्यता, दुयो। इनके अलावा द का मतलब होता है राष्ट्रपति कार्यालय के दशाएं, जो पावर वगैरह हैं। इनके अलावा राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण 100 से है और म से महाभियोग है, अर्थात पकानी कोका दियो दसम, पकानी कोका दियो दसम, पकानी कोका दियो दसम, ये 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल को सीधे रिलेट करते हैं। तो 52 से 61 तक तो खत्म हो गई। अब हम चलते हैं आगे वाला आर्टिकल देख लेते हैं 62 नंबर से। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्तियां को पूर्ति करने के लिए चुनाव कराने का जो समय है यह आर्टिकल 62 से है, इसीलिए 63 से जो है आपका उपराष्ट्रपति स्टार्ट हो जाता है। तो 63 यहाँ पे मैं नहीं दिखाया हूँ क्योंकि भैया मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा हूँ आज, है ना। इसके अलावा 65 में क्या है
कि उपराष्ट्रपति साहब जो है एज ए राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अब ये क्या कंडीशन है कि कब काम करते हैं मैं आगे बताऊंगा। सिर्फ उपराष्ट्रपति ही नहीं करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी करते हैं, और अगर चीफ जस्टिस उस समय भी ना हो तो भैया सर्वोच्च न्यायालय के हेड जस्टिस जो होते हैं वो भी करते हैं, तो हम आगे बात कर लेंगे। 71 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले जो भी हैं ये आर्टिकल 71 के अनुसार देखे जाते हैं। आर्टिकल 72 में क्या है, क्षमादान है। क्षमादान मतलब अगर किसी को फांसी की भी सजा हो गई है ना, और राष्ट्रपति साहब अगर चाह ले कि भैया माफ कर दीजिए इनको, है ना, तो भैया माफी हो गया, माफी हो गया, तथास्तु खाली बोल दे भैया जाओ तुम छूट जाओ, है ना, तो मतलब हट सकते हैं, फांसी भी माफ हो सकती है। लेकिन राज्यपाल के केस में क्या है, राज्यपाल को भी क्षमादान की जो है अनुमति है कि भाई आप भी क्षमादान दे सकते हो आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यों के अंतर्गत, है ना। लेकिन राज्यपाल साहब जो है मृत्यु दंड को माफ नहीं करा सकते हैं, जो राष्ट्रपति करा सकते हैं, नहीं तो सेम पावर हो जाएगा तो फिर का ही मतलब रहेगा। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, है ना। इनके अलावा 74 जो है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्राप्त होता है। अच्छा, 74 और 75 दोनों मंत्रिपरिषद से ही संबंधित है। अगर ये वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से होता है, तो 75 के 1 से होता है, और प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो 74 और 75 जो है क्या है, मंत्रिपरिषद संबंधित है। देखिए, राष्ट्रपति साहब को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, इनके अनुसार काम करते हैं। इनके अलावा आर्टिकल 76 ये महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं, इनको ध्यान रखेंगे, ये महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 76 अभी मैंने महान्यवादी के बारे में पहले ही बता दिया था शुरुआत में, जैसे केंद्र में महान्यवादी वैसे राज्य में कौन, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन, राज्यपाल, केंद्र में कौन, राष्ट्रपति साहब, महान्यवादी की, है ना। इनके अलावा 77 आ जाते हैं, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन, है ना, राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन आर्टिकल 77 में। 78 में आएगा, राष्ट्रपति को चुनाव सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व, जो सूचना पास करते हैं। इनके अलावा 85 में आ जाएगा लोकसभा का भंग, है ना, संसद में सत्र 17वां में भंग करना है, तो सिर्फ लोकसभा ही कहना सही रहेगा, क्योंकि राज्यसभा तो विघटन होती ही नहीं, राज्यसभा का कभी भंग होता ही नहीं है। इनके अलावा 111 में क्या है कि भाई कोई भी विधेयक अगर संसद के द्वारा पारित कर लिया गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या अनुमति के लिए अगर भेजा गया है तो उनके बारे में उपबंध करता है। यहाँ पे 3 प्रकार की बात हो सकती है राष्ट्रपति साहब के द्वारा, या तो स्वीकृत करेंगे, या रिजेक्ट करेंगे, या फिर होल्ड करेंगे। ठीक है भाई, तो ये 3 प्रकार की हो जाता है बात, है ना, तो इसकी बात हम आगे कर लेंगे। फिलहाल सिर्फ इतने जानिए कि आर्टिकल 111 के अनुसार जो संसद के द्वारा पारित विधेयक होता है और सहमति के लिए राष्ट्रपति साहब के पास भेजे जाते हैं। आर्टिकल 112 क्या है, संघीय बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये सीधे पूछा जाता है। देखिए, बजट जो है वित्त मंत्री पेश भले करते हैं, लेकिन संसद के समक्ष जो है बजट रखने का काम कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना, बजाइए ताली। इनके अलावा 123 ये क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। 1 2 3 अध्यादेश जारी किया जाता है। राज्यपाल का अध्यादेश 213 है, मैंने बताया था, 2 को पहले लिख दीजिए, अपने आप आ जाएगा राज्यपाल वाला। 143 क्या है कि राष्ट्रपति साहब को सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त होता है ना, सर्वोच्च न्यायालय का जो है परामर्श प्राप्त होता है। क्या परामर्श मानने के लिए बाध्य है? नहीं, बाध्य नहीं है। मन कहे तो मानिए, नहीं मन कहे तो नहीं मानिए, ऐसा नहीं कि आपको मानना ही मानना होगा। वैसे सर्वोच्च न्यायालय की जो फैसला है वो इंडिया में प्रत्येक, उनसे नीचे जितने भी न्यायालय है या फिर प्रत्येक नागरिक है उन पे एप्लीकेबल होती है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो सलाह प्राप्त होता है राष्ट्रपति को, ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, काम आएगी, पास हो जाओगे, नाम रोशन हो जाएगा भैया, गांव घर का, अपने घर परिवार का भैया काम होगी, है ना। चलिए, इनके अलावा राष्ट्रपति पद धारण करने हेतु योग्यता एवं शर्तें देख लेते हैं। सबसे पहले छोटा सा शर्त है कि कम से कम आपको 35 साल की उम्र पूर्ण करना होगा। अधिकतम एज लिमिट नहीं है। अगर आप 80 साल के हो गए और राष्ट्रपति के पद पे तैनात है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है रिटायरमेंट 5 साल से पहले नहीं कराया जाएगा। इनके अलावा वह लोकसभा के सदस्यों में, लोकसभा में सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। देखिए, इस कथन में ना बहुत ज्यादा मतलब गैप है भाई। लोकसभा में सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, परंतु लोकसभा का सदस्य नहीं हो। समझिएगा, न तो लोकसभा का सदस्य हो, न राज्यसभा का सदस्य हो, न किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी विधायिका का सदस्य हो। राष्ट्रपति साहब किसी भी सदन में सदस्यता नहीं रखते हैं। तो फिर पहला वाला केस क्यों लिखे हो सर? तो इसलिए कि भाई उनमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि लोकसभा में सदस्य चुने जाने के काबिल होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई।
अब यहाँ पे है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो वह अपना पद ग्रहण करने से पूर्व अगर वह किसी सदन में सदस्य के तौर पे कार्य कर रहे हैं तो उन्हें त्याग पत्र देना होता है। ठीक है भाई, आप जैसे आप जो है अपॉइंट होने वाले हैं राष्ट्रपति और आप लोकसभा के सदस्य थे तो पहले सदस्यता आपको जो है त्यागना होगा। इनके अलावा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें सौंपते हैं तो उपराष्ट्रपति साहब को देते हैं। अच्छा, ये पीडीएफ किन्हें मिलेगी तो जो हमारे पेड ग्रुप में है भैया उनको मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। इनके अलावा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, चाहे तो एसएससी वाले में हो, 30 सीरीज में, रेलवे वाले में या फिर बिहार एसएससी वाले में हो, है ना, इनके अलावा जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के तौर पे भारत के उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति पद पे न रहा उस समय या फिर प्रेजेंट न हो, विदेश इत्यादि गए हैं, है ना, तो उस समय जो है कौन काम करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। अगर किसी कारणवश, खुदा न खास्ता कि भैया अगर मुख्य न्यायाधीश भी न हो, है ना, तो भैया कौन काम करेंगे? उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे ना वो काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इतने सारे जो पदाधिकारीगण बदले, राष्ट्रपति के तौर पे कार्य किए, तो जिस समय वो कार्य कर रहे होते हैं तमाम राष्ट्रपति की शक्तियां उनको प्राप्त होती है और वेतन व भत्ते भी उन्हीं के हिसाब से हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारी जो स्रोत होती है पॉलिटी का, चूंकि मैं लक्ष्मीकांत पर रहा हूँ तो लक्ष्मीकांत होता है भैया, है ना। इनके अलावा राष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से खाली हो सकती है: 5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया हो, या राष्ट्रपति साहब अपने मन से त्याग पत्र दे दिए हो, या महाभियोग का जो प्रोसेस है, जो अर्ध न्यायिक प्रोसेस है आर्टिकल 61 के अनुसार, इसे पूर्ण करके सिद्ध हो गया हो। ठीक है मेरे भाई, या पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया हो, या फिर एक केस और बनता है कि जो चुनाव हुआ था उसे अवैध घोषित कर दिया गया हो, है ना, जो चुनाव हुआ था उसे अवैध घोषित कर दिया गया हो या विवादित हो गया हो, तो ऐसे केस में जो है राष्ट्रपति की पद खाली हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, इनके अलावा अब राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में बात करते हैं, है ना, सही है, 25 मिनट लेके चला हूं, सही है जी। राष्ट्रपति की शक्तियां जो है, भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य उनके नाम पे किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात गरिमा की तो ये है। ठीक है भाई, इनके अलावा इसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति बहुत सारे अधिकारीगण की नियुक्ति करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के सलाह पर अंत मंत्री परिषद के सदस्य, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष इत्यादि को जो है नियुक्त करते हैं। ठीक है भाई, वित्त आयोग कितने वर्ष वाली निकाय है? 5 वर्ष वाली। अभी कौन से गठन हो गई है? 16वां। इनके अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। ये 5 सदस्यों वाली निकाय भी है, 1+4 है ना, 1+4 है और 5 वर्षों के लिए भी होती है, तो 5 सदस्य वाली 5 साल के लिए वित्त आयोग होते हैं। ठीक है, इनके अलावा विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही बुलाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? स्पीकर महोदय करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रत्येक नए चुनाव या चुनाव के बाद संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं कौन? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्यपाल राज्यों में करते हैं शुरुआती सेशन की जो है संबोधन। ठीक है, इनके अलावा कोई विधायक नहीं भाई, विधायक जी नहीं है यहाँ, विधेयक है ना, विधायक जी तो थार में घूमते हैं भाई, है ना। कोई विधेयक जब संसद के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है आर्टिकल 111 के अनुसार इस प्रकार की बातें होती हैं, और 110 में जो है धन विधेयक को समझाया गया है, और 112 में बजट को समझाया गया है, 114 में विनियोग विधेयक को समझाया गया है। बातों को समझेंगे, ठीक है भाई। तो 111 के अनुसार जब जाते हैं राष्ट्रपति के पास तो स्वीकृति देते हैं या स्वीकृति सुरक्षित रखते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, या पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन एक ऐसा केस आता है कि राष्ट्रपति रिव्यू के लिए यानी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। किस मामले पे? जब विधेयक धन विधेयक वाली मामला हो। अगर धन विधेयक से संबंधित गए हैं राष्ट्रपति के पास मामला तो वह लौटा नहीं सकते हैं। इस प्रकार का जो है आपका नियम है। नोट: राष्ट्रपति समान विधेयकों के संबंध में स्वीकृति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं। मतलब इसमें तीनों कंडीशन जो है एप्लीकेबल है अगर सामान्य विधेयक है तो। लेकिन अगर धन विधेयक है तो स्वीकृति देंगे या अस्वीकार करेंगे, परंतु वापस नहीं कर सकते हैं कि आप फिर से रिव्यू कीजिए या फिर जो है फिर से जो क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पे मैंने एक ऐसा शब्द हिंदी का लिख रखा है, देखिए एक सेकंड,
विधेयक पास जाते हैं। पुनर्विचार इतना जटिल शब्द है ना, रिव्यू है ना, रिव्यू से समझ लीजिएगा। पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं कौन से विधेयक को, धन विधेयक को। और एक केस और है कि उस स्थिति में राष्ट्रपति को सिर्फ व सिर्फ स्वीकृति ही देना होता है। वह कौन सा केस है, जब संवैधानिक संशोधन विधेयक वाला मामला हो तो राष्ट्रपति साहब केवल स्वीकृति ही दे सकते हैं। तो ये हो गए भैया राष्ट्रपति की जो पावर है उनको जो है कहाँ कैसे किस विधेयक में किस प्रकार से यूज होता है। तो संविधान संशोधन वाले में पूर्णतः पास है ना। इनके अलावा जो धन विधेयक है उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। और जो समान विधेयक है या तो स्वीकृति देंगे या अस्वीकृत करेंगे या पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा वित्तीय शक्ति, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक आर्टिकल 110 है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये फैसला स्पीकर लेते हैं। यहाँ पे है आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है। केंद्र और राज्यों में जो आपका वित्त होता है या फिर कर होता है या टैक्स होता है या फिर जो इनकम कहिए धन कहिए, उनको जो बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं ये राष्ट्रपति साहब करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष कौन पेश करते हैं, तो राष्ट्रपति साहब ही पेश करते हैं, यानी बजट। लेकिन बजट पेश कौन करता है, मतलब समक्ष रखते हैं खाली, लेकिन पेश करने का काम वित्त मंत्री करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है अलग है। आकस्मिक नीति से धनों का जो भुगतान है ये राष्ट्रपति साहब के मन से होती है। इनके अलावा न्यायिक शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति साहब करते हैं। और हाई कोर्ट में एक कंडीशन और आता है तबादला का कि भाई दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जो है बिहार में चले गए, बिहार का पटना मध्य प्रदेश आ गए, मध्य प्रदेश के शिलांग में चले गए। तो ऐसा जो है ना तबादला वाला ट्रांसफर वाला तो ये राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। लेकिन एक केस आता है जब आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को याद करना होगा ऐसे क्वेश्चन में, तदर्थ न्यायाधीश जो है ना वर्कलोड को जो है कंट्रोल में करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लाया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट की इसमें जो है परामर्श बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट साहब हाँ कहेंगे तभी कर सकते हैं। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, उस जिस भी न्यायालय से न्यायाधीश को बुला रहे हैं उस न्यायालय के जो हेड जस्टिस होंगे ना, जैसे पटना से बुलाना है तो पटना के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका भी सलाह लगेगा और राष्ट्रपति की अनुमति लगेंगे। इन दोनों के बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है भाई। अपराध सिद्ध व्यक्ति को कौन माफ कर सकता है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अनुसार। अभी मैंने बताया 161 और 72 में क्या डिफरेंस है। इनके अलावा आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार के होते हैं। 352 इसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं, ये लगा भी है इंडिया में। राष्ट्रपति शासन 356 और 365 होता है, ये कई बार लगते ही रहते हैं। और वित्तीय आपात अब तक नहीं लगा है आर्टिकल 360 के अनुसार। तो ये तो भैया आज के राष्ट्रपति से संबंधित जो है A to Z जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा हो प्रिय भाई बंधु तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने ये आपका ही चैनल है, इसको बढ़ाना है आगे या बंद करना है ये आप पे ही डिपेंड करता है। ठीक है भैया। तो इसे जो है शेयर कर दिया कीजिए। अगर हमारा कोई भी पेड कंटेंट चाहिए, अब भी हम पे विश्वास करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लिंक क्लिक करके एक छोटी सी फी अदा करके अपनी जो है एग्जाम को सफल बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारी अगली पेशकश जो रहेगी कि किस महीने में कौन सी त्योहार होती है ना, देखेंगे, मिलेंगे।